क्लासिकल मैकेनिक्स के प्रीवियस लेक्चर में हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम और डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में डिटेल में जाना। इस लेक्चर में हम लैग्रेंजियन फॉर्मूलिज्म के बारे में जानेंगे। किसी भी पार्टिकल या सिस्टम के मोशन की स्टडी के लिए सबसे पहले न्यूटन ने इक्वेशन ऑफ मोशन दिए। ये इक्वेशन ऑफ मोशंस इतने सही थे कि वो किसी भी तरह के सिस्टम के मोशन को डिस्क्राइब करने में कैपेबल थे। लेकिन फिर करीब 100 सालों के बाद लैग्रांज ने अपना लैग्रांज फॉर्मूलिज्म इंट्रोड्यूस किया, जिसमें उन्होंने एक नई तरह के इक्वेशन ऑफ मोशन को हमसे इंट्रोड्यूस करवाया और वह इक्वेशन ऑफ मोशन कहलाई लैग्रांज इक्वेशन ऑफ मोशन। यह इक्वेशन ऑफ मोशन भी उन्हीं सिस्टम और पार्टिकल्स के मोशन को डिस्क्राइब करती थी जिन्हें पहले न्यूटन के इक्वेशन ऑफ मोशन से ईजिली डिस्क्राइब किया जा सकता था। फिर सवाल ये था कि जब ऑलरेडी हमारे पास न्यूटन के इक्वेशन ऑफ मोशंस थे और वो इतने कैपेबल थे कि किसी भी सिस्टम को एक्सप्लेन कर सकते थे, तो फिर लैग्रांज इक्वेशन ऑफ मोशन की क्या ज़रूरत पड़ी। इसकी वजह थी कि न्यूटन के इक्वेशन ऑफ मोशन काफ़ी हद तक लिमिटेड थे। दैट मीन्स इन इक्वेशन ऑफ मोशंस के साथ कुछ लिमिटेशंस जुड़ी हुई थी। उनमें से एक लिमिटेशन यह है कि न्यूटन के इक्वेशन ऑफ मोशंस में जो भी क्वांटिटीज़ हैं वो सभी वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं, चाहे वो डिस्प्लेसमेंट हो, वेलोसिटी हो या एक्सेलरेशन हो। ये सभी के सभी वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं और वेक्टर क्वांटिटीज़ में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी इंक्लूडेड होती है। दैट मीन्स जब भी आप किसी पार्टिकल की स्टडी करने जाएंगे, उसके मोशन की स्टडी करने जाएंगे, तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि पार्टिकल किस स्पीड के साथ मोशन कर रहा है, साथ ही साथ उसके स्पीड की डायरेक्शन क्या है। दैट मीन्स हमें एट ए टाइम दो वैल्यू पर ध्यान देना होता था, एक स्केलर क्वांटिटी और साथ ही साथ उसके डायरेक्शन पर भी, ताकि हमें एक वेक्टर क्वांटिटी मिल सके। जबकि लैग्रांज इक्वेशन ऑफ मोशन जो दिए गए उसमें सबसे बड़ा बेनिफिट यही था कि लैग्रांज इक्वेशन ऑफ मोशन दो स्केलर क्वांटिटी पर बेस्ड थे और ये स्केलर क्वांटिटी थी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। ना चूंकि काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी दोनों ही स्केलर क्वांटिटीज़ थी, तो अब हमें वेक्टर क्वांटिटी के साथ डील करने की ज़रूरत नहीं थी। हम बिना इस बात की परवाह किए कि पार्टिकल किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, हम ईजिली सिर्फ स्केलर क्वांटिटीज़ से डील करके उस सिस्टम के इक्वेशन ऑफ मोशन फाइंड आउट कर सकते थे। तो भले ही न्यूटन के इक्वेशन ऑफ मोशन काफ़ी कैपेबल थे किसी सिस्टम की स्टडी के लिए, बट लैग्रांज इक्वेशन ऑफ मोशन हमें एक एडवांटेज देता था कि हम कैसे उसी सिस्टम को बहुत कम कैलकुलेशन के साथ ईजिली एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि लैग्रांज क्या है। लैग्रांज को किसी भी सिस्टम के लैग्रांजियन को L से डिफाइन किया जाता है, जो कि उस सिस्टम की काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस होता है। यहाँ T उस सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी है और V उस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी है, और इन दोनों एनर्जी के डिफरेंस को लैग्रांजियन कहते हैं। सो डेफिनेशन की बात करें तो द लैग्रांजियन is the difference between kinetic and potential energy of the system। किसी भी सिस्टम के काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का जो डिफरेंस होगा वही लैग्रांजियन L कहलाता है। यह लैग्रांजियन L, T तो काइनेटिक एनर्जी है, V पोटेंशियल एनर्जी है और L इज द लैग्रांजियन ठीक है फंक्शन ऑफ, ये जो लैग्रांजियन L है ये फंक्शन होता है Q का, Q डॉट का और T का। मतलब क्या है इनका? Q कोई भी जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट है,
ना कोऑर्डिनेट से मतलब जैसा कि हम कोऑर्डिनेट सिस्टम में पढ़ चुके हैं, अगर हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में डील कर रहे हैं तो ये जनरलाइज ये जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो एक्स वाई जेड होंगे। अगर हम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में डील कर रहे हैं तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट के जो पैरामीटर्स होते हैं वो होते हैं आर थीटा फाई, तो क्यू जो है वो आर थीटा फाई तीनों में से कोई भी हो सकता है। अगर हम पोलर कोऑर्डिनेट में डील कर रहे हैं तो जो कोऑर्डिनेट होगा ये जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट, इसे जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट कहते हैं, ये आर और थीटा हो जाएगा। तो ये सारे कोऑर्डिनेट हम ऑलरेडी पिछले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। तो क्यू को जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट कहते हैं। ये लिख देता हूँ, एल इज द लैग्रेंजियन फंक्शन ऑफ जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट सेकेंड क्यू डॉट का, क्यू डॉट टाइम डेरिवेटिव ऑफ क्यू होता है। ध्यान दें, डेरिवेटिव किसी क्वांटिटी का दो तरह से लिखते हैं, एक टाइम के रिस्पेक्ट में और दूसरा पोजीशन के रिस्पेक्ट में। अगर किसी क्वांटिटी का डेरिवेटिव पोजीशन के रिस्पेक्ट में लिया जा रहा है तो उसे प्राइम से डिनोट करते हैं, क्यू प्राइम, और अगर टाइम के रिस्पेक्ट में लिया जाता है तो उसे क्यू डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर क्यू डॉट क्यू का टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव है, और चूंकि क्यू अगर आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में डील कर रहे हैं तो क्यू एक्स हो सकता है, वाई हो सकता है, तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में ये dx ओवर dt होगा या dy ओवर dt होगा, और dx ओवर dt एक्चुअल में वेलोसिटी होती है। तो चूंकि q को हम जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट कहते हैं तो q डॉट को जनरलाइज्ड वेलोसिटी कहा जाता है। तो लैग्रेंजियन L जो है वो फंक्शन होगा जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट का, जनरलाइज्ड वेलोसिटी का, और थर्ड टाइम का। किसी भी सिस्टम का जो लैग्रेंजियन है वो उस सिस्टम के लिए जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट, जनरलाइज्ड वेलोसिटी और टाइम t का फंक्शन होता है, बट हमेशा नहीं। कुछ सिस्टम ऐसे होते हैं जिनमें हम उस सिस्टम के लिए लैग्रेंजियन को q डबल डॉट या q ट्रिपल डॉट के लिए भी फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं, बट उसके साथ एक प्रॉब्लम है। अगर किसी सिस्टम का लैग्रेंजियन जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट के हायर डेरिवेटिव का फंक्शन है, ये तो सिंगल डेरिवेटिव है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, थर्ड ऑर्डर या फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव का फंक्शन होगा तो वो सिस्टम इनस्टेबल हो जाता है। हम इसके बारे में पढ़ेंगे लैग्रेंजियन के जस्ट बाद, हम उसी टॉपिक को पढ़ेंगे कि कैसे लैग्रेंजियन हायर ऑर्डर डेरिवेटिव के भी फंक्शन हो सकते हैं। बट अभी के लिए हम खुद को यहीं पर लिमिट करेंगे कि किसी सिस्टम का जो लैग्रेंजियन है वो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट, जनरलाइज्ड वेलोसिटी और टाइम t का फंक्शन होता है। बट इस बात को ध्यान रखें कि ये हायर ऑर्डर डेरिवेटिव का भी फंक्शन हो सकता है। सो फॉर नाउ द लैग्रेंजियन इज द फंक्शन ऑफ q डॉट एंड t। नाउ किसी भी सिस्टम के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन लिखने से पहले आपको उस सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का पता होना जरूरी है। दैट मीन्स जब भी आप किसी सिस्टम के साथ डील कर रहे हो तो सबसे पहले आपको उस सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करनी पड़ेगी, पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करनी पड़ेगी, और देन सिंपल दोनों का डिफरेंस आपको लैग्रेंजियन दे देगा, और इसी लैग्रेंजियन से हम इक्वेशन ऑफ मोशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि अलग अलग तरह के सिस्टम के लिए काइनेटिक एनर्जी क्या होगी और अलग अलग टाइप में पोटेंशियल एनर्जी किस तरह से वेरी करती है, ताकि जब हम किसी सिस्टम पर इस इक्वेशन को अप्लाई करें तो हमारे लिए आसानी हो। सो सबसे पहले बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी की। ओके, किसी भी सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी उस सिस्टम के डिग्री ऑफ फ्रीडम से डिफाइन की जाती है। सिस्टम में जितने डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे उसी से डिसाइड होगा कि उस सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी कैसी होगी। क्यों? हमने पिछले ही क्लास में जाना था जब हम डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में पढ़ रहे थे कि अगर किसी सिस्टम में डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है, जैसे एक सिंगल पार्टिकल का डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होता है, ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, एक्स डायरेक्शन में ट्रांसलेशन मोशन की वजह से, y डायरेक्शन में ट्रांसलेशन मोशन की वजह से और g डायरेक्शन में ट्रांसलेशन मोशन की वजह से। और हम जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो
हाफ एम वी स्क्वायर होती है। यहाँ v पार्टिकल की वेलोसिटी है। दैट मीन्स अगर हम इसे कंपोनेंट्स में ब्रेक कर दें तो ये हमें हाफ एम वी एक्स स्क्वायर वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर मिलेगी। तो अगर पार्टिकल तीनों डायरेक्शन में मूव कर रहा है, उसके डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है, तीनों डायरेक्शन में है, तो उसकी वेलोसिटी में भी तीनों कंपोनेंट आएंगे। लेकिन अगर पार्टिकल सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम भी 1 होगा और वेलोसिटी का भी कंपोनेंट एक ही होगा। इसीलिए किसी सिस्टम की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो उस सिस्टम के डिग्री ऑफ फ्रीडम पर डिपेंड करती है। जितने डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे काइनेटिक एनर्जी में वेलोसिटी के उतने ही टर्म होंगे। ऑलराइट, सो काइनेटिक एनर्जी इट इज डिफाइंड by the degree of freedom of system। ठीक है, तो आपको उस सिस्टम के डिग्री ऑफ फ्रीडम का नॉलेज होना चाहिए ताकि आप इजीली उस सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी को लिख सकें। सबसे पहले बात करते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में। अगर कोऑर्डिनेट कार्टेशियन है तो इसमें पैरामीटर्स होंगे x, y और g, और तीनों ही पैरामीटर के कॉरस्पॉन्डिंग वेलोसिटी लिखेंगे तो काइनेटिक एनर्जी T हो जाएगी। इसी रिलेशन को काम में ले रहे हैं 1/2 m वी एक्स स्क्वायर, वेलोसिटी का x कंपोनेंट है। हम v को वेलोसिटी को v के टर्म में ना लिखकर dx/dt यानी कि x डॉट से लिखेंगे तो ये vx होगा, ये हो जाएगा x डॉट स्क्वायर, ये y डॉट स्क्वायर और z डॉट स्क्वायर। तो अगर काइनेटिक एनर्जी लिख रहे हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में और पार्टिकल तीनों डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी ये होगी। बट अगर पार्टिकल मान लेते हैं कि जी डायरेक्शन में मूव ही नहीं कर रहा, सिर्फ एक ही प्लेन में मूव कर रहा है, तो जी डायरेक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग वेलोसिटी 0 हो जाएगी और उस केस में ये टर्म यहाँ से वैनिश हो जाएगी। सो सिंपली अगर आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में डील कर रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी ये होगी। बाकी सिस्टम टू सिस्टम डिपेंड करता है कि इसमें से कौन सी टर्म 0 होगी और कौन सी टर्म नहीं हो पाएगी। अगर हम पोलर कोऑर्डिनेट की बात करें तो पोलर कोऑर्डिनेट में जो पैरामीटर्स होते हैं वो r और थीटा होते हैं। नाउ हमने पिछले क्लासेस में पढ़ा है कि पोलर कोऑर्डिनेट में x पोलर कोऑर्डिनेट और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के पैरामीटर में जो रिलेशन होता है x इक्वल्स टू r cos थीटा और y इक्वल्स टू r sin थीटा। अगर हम इस काइनेटिक एनर्जी को में x, y और g को r और थीटा से रिप्लेस कर दें तो ये पोलर कोऑर्डिनेट के लिए काइनेटिक एनर्जी दे देगा। सो सिंपली हमें x डॉट और y डॉट की वैल्यू चाहिए जो हम यहाँ पर रिप्लेस कर सकें। तो x डॉट फाइंड आउट करें, ये हो जाएगा टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव। सबसे पहले r का डेरिवेटिव लेते हैं तो r डॉट cos थीटा, ना cos थीटा का डेरिवेटिव माइनस r sin थीटा और थीटा डॉट। सिमिलरली y डॉट के लिए r डॉट sin थीटा प्लस sin थीटा का डेरिवेटिव r cos थीटा थीटा डॉट। हमें x डॉट स्क्वायर प्लस y डॉट स्क्वायर चाहिए क्योंकि दो ही पैरामीटर है तो थर्ड पैरामीटर होगा नहीं, तो ये हो जाएगा x डॉट स्क्वायर प्लस y डॉट स्क्वायर इक्वल्स टू, दोनों का स्क्वायर करेंगे और फिर सम अप कर लेंगे। नाउ मैं सिर्फ इसके लिए सॉल्व कर रहा हूँ, बाकी आगे के कोऑर्डिनेट्स में हम इसे सॉल्व नहीं करेंगे। x डॉट स्क्वायर प्लस y डॉट स्क्वायर, ये हो जाएगा r डॉट स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा थीटा डॉट स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया माइनस 2r डॉट साइन थीटा कॉस थीटा थीटा डॉट। अब इसका भी स्क्वायर कर लें और फिर ऐड कर दें तो r डॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा थीटा डॉट स्क्वायर एंड प्लस 2r डॉट साइन थीटा कॉस थीटा थीटा डॉट।
नाउ यू कैन सी ये टर्म तो कैंसिल हो गई। इन दोनों में से r डॉट स्क्वायर को कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और इन दोनों में से r स्क्वायर और थीटा डॉट स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं तो ये भी हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। नाउ ट्रिग्नोमेट्री से ये टर्म भी 1 के इक्वल होती है और ये भी 1 के इक्वल होती है, तो x डॉट स्क्वायर प्लस y डॉट स्क्वायर की जो वैल्यू हमें मिलेगी वो होगी t इक्वल्स टू 1/2m r डॉट स्क्वायर, ये वैल्यू 1 हो गई, प्लस r स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर। ओके, तो इस तरह से अगर आप पोलर कोऑर्डिनेट में किसी सिस्टम के साथ डील कर रहे हैं तो डायरेक्ट हम काइनेटिक एनर्जी का ये रिलेशन काम में ले सकते हैं। अगेन, अगर पोलर कोऑर्डिनेट में r डॉट कांस्टेंट है, r कांस्टेंट है, r में कोई चेंज नहीं हो रहा, दैट मीन्स r डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं है उसका, तो ये टर्म 0 हो जाएगी और एक ही टर्म बचेगी। या फिर थीटा अगर चेंज नहीं हो रहा तो ये टर्म 0 हो जाएगी और एक ही टर्म बचेगी। वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करेगा, बट इन जनरल अगर पोलर कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी को हम इस रिलेशन से लिखते हैं। ये रिलेशन आया कैसे? तो हमने सिंपली काइनेटिक एनर्जी और पोलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट और पोलर कोऑर्डिनेट के बीच में जो रिलेशन था उसे काम में लेते हुए हमने इस इक्वेशन को इस इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया है। ऑलराइट, ये हो गया पोलर कोऑर्डिनेट। नाउ अब बात करते हैं स्फेरिकल कोऑर्डिनेट की। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में कंपोनेंट्स होते हैं r, थीटा, फाई। r, थीटा, फाई का x, y, z में रिलेशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। वहां से वापस से x डॉट y डॉट z डॉट स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट करके इस इक्वेशन में जब आप सब्सटीट्यूट करेंगे तो t की वैल्यू मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप चाहें तो उसे सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि हमें इसी वैल्यू को काम में लेना है। 1/2m r डॉट स्क्वायर प्लस r स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर प्लस r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा फाई डॉट स्क्वायर। ओके, ध्यान रखें पोलर कोऑर्डिनेट और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में डिफरेंस सिर्फ इतना है कि यहाँ पर एक एक्स्ट्रा टर्म ऐड हो जाती है जो कि फाई डॉट स्क्वायर के लिए है, अदरवाइज बाकी के दो टर्म दोनों में सेम ही है। इसके अलावा हमने एक और कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ा था और वो था सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट की बात करें तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में कंपोनेंट्स होते हैं रो, फाई और जी। तो t इक्वल हो जाएगा 1/2m, आप कैलकुलेट कर लें, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, रो डॉट स्क्वायर प्लस रो स्क्वायर फाई डॉट स्क्वायर, सॉरी फाई की जगह थीटा लिया था हमने, तो थीटा डॉट स्क्वायर एंड प्लस जी डॉट स्क्वायर। तो अगर आप सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में काम कर रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी कुछ इस रिलेशन से दी जाएगी। इसके अलावा कई बार हमें रोटेशनल मोशन के लिए अलग से काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करनी पड़ती है। सो फॉर रोटेशनल मोशन काइनेटिक एनर्जी क्या होगी ना, ध्यान दीजिए, जब हम एक रोटेशनल मोशन की बात करते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट रोटेशन कर रहा है तो उसके रोटेशन की वजह से इसके मास को मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिप्लेस कर दिया जाता है। मास को आई से रिप्लेस कर देते हैं जहां आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, और जो लीनियर वेलोसिटी होती है उसे एंगुलर वेलोसिटी से रिप्लेस कर देते हैं और एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो टी हो जाएगा 1/2, टी होता है 1/2m v स्क्वायर, m को हम i से रिप्लेस कर देंगे और v वेलोसिटी है, लीनियर वेलोसिटी, उसे एंगुलर वेलोसिटी से रिप्लेस कर देते हैं। तो 1/2 i ओमेगा स्क्वायर से लिखा जाता है जहां ओमेगा v/r होता है। तो इस तरह से जिस तरह का सिस्टम होगा हम काइनेटिक एनर्जी के लिए इक्वेशन भी उसी तरह का काम में लेंगे। नाउ इन वैल्यूज़ को हमें याद रखना है क्योंकि जब भी किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने जाएंगे लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन की मदद से, तो हमें उस सिस्टम के लिए काइनेटिक एनर्जी लिखनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम कोऑर्डिनेट सिस्टम फाइंड आउट करेंगे कि किस कोऑर्डिनेट सिस्टम से हम उसे डील करना चाहते हैं।
कोऑर्डिनेट सिस्टम डिसाइड होने के बाद हमें ये चेक करना होगा कि हमें कौन से जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट लेने हैं और उसी के अकॉर्डिंग हमें काइनेटिक एनर्जी लिखनी होगी। सो जो काइनेटिक एनर्जी हमने यहाँ लिखी है हम इसी इक्वेशन को डायरेक्ट वहाँ काम में लेंगे। अब बात करते हैं, ये तो बात हुई काइनेटिक एनर्जी की। अब बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की कि अलग अलग सिस्टम के लिए पोटेंशियल एनर्जी क्या हो सकती है। ऑलराइट, किसी भी सिस्टम में जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है वो उस सिस्टम में मौजूद कंजर्वेटिव फोर्सेस की वजह से ही स्टोर होती है। जितने भी कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं उसके अगेंस्ट अगर किसी पार्टिकल को आप मूव करवाते हैं तो पार्टिकल के मोशन की वजह से उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है, बट नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस की वजह से ऐसा नहीं होता। इस बात का खास ध्यान रखें। सो जब भी सिस्टम में कंजर्वेटिव फोर्सेस होंगे तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी। जैसे कि अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है और ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट में जब पार्टिकल को मूव करवाया जाता है तो उस पार्टिकल में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है। इसके अलावा मास स्प्रिंग सिस्टम, एक मास स्प्रिंग सिस्टम में जब एक स्प्रिंग से कनेक्ट करके किसी मास को कंप्रेस या स्ट्रेच किया जाता है तो स्प्रिंग के कंप्रेशन या कंप्रेस होने की वजह से या स्ट्रेच होने की वजह से जो फोर्स लगता है वो भी एक कंजर्वेटिव फोर्स है और इस तरह के सिस्टम में भी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है। जबकि नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस की वजह से पोटेंशियल एनर्जी स्टोर नहीं होती। जैसे फ्रिक्शन एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। ऐसे में अगर मैं अपने हैंड्स को रब करूं तो जो फ्रिक्शन यहाँ मौजूद है इसकी वजह से कोई पोटेंशियल एनर्जी स्टोर नहीं होगी। तो जिस भी सिस्टम की बात कही जा रही है क्वेश्चन में आपको ये आइडेंटिफाई करना होगा कि वो सिस्टम किस तरह का है। क्या वो कंजर्वेटिव फोर्स है उस सिस्टम में या नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। अगर कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है तो उस केस में किसी भी तरह का पोटेंशियल एनर्जी स्टोर नहीं होगी। अगर सिस्टम में जो फोर्स है वो कंजर्वेटिव है तो ही पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी, अदरवाइज नहीं होगी। सो हम कुछ कंजर्वेटिव फोर्सेस के एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसी स्प्रिंग मास सिस्टम की। पोटेंशियल एनर्जी में आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी stored due to conservative forces। ओके, तो सबसे पहला सिस्टम ले रहे हैं हम स्प्रिंग मास सिस्टम। सो ये एक वॉल है जिससे हमने एक स्प्रिंग को कनेक्ट किया हुआ है और इस स्प्रिंग से एक मास जुड़ा है, एम मास है। ओके, नाउ ये अभी अपने इक्विलिब्रियम पॉइंट पे है, ये इसका इक्विलिब्रियम पॉइंट है और स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट के है। मास को जब इसके इक्विलिब्रियम पॉइंट से मूव करवाया जाता है तो या तो स्प्रिंग स्ट्रेच होगी या कंप्रेस होगी। दोनों ही केस में मान लेते हैं अगर हम स्प्रिंग को स्ट्रेच करते हैं तो ये x डिस्टेंस दूर की तरफ ट्रेवल करेगा, या फिर अगर कंप्रेस करेंगे तो ये इस तरफ डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। दोनों ही केस में अगर x डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है मान लेते हैं तो इस डिस्प्लेसमेंट की वजह से, जो ये डिस्प्लेसमेंट x हुआ है, इस डिस्प्लेसमेंट की वजह से स्प्रिंग में जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी वो पोटेंशियल एनर्जी होगी v = हाफ kx², जहाँ k स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट है और x वो डिस्प्लेसमेंट है जो मास ने अपने इक्विलिब्रियम पॉइंट से किया है। बट जरूरी नहीं है कि हर बार सिस्टम में एक ही स्प्रिंग हो, एक ही मास हो और स्प्रिंग का दूसरा सिरा हमेशा वॉल से जुड़ा हुआ हो। इसके केस में दूसरी कंडीशन ये भी हो सकती है कि स्प्रिंग के दोनों एंड से एक एक मास जुड़ा हो। ठीक है, और स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट अब k है और दोनों ही मास मोशन कर रहे हो। नाउ यहाँ पर अलग अलग सिचुएशन हो सकती है। पहले केस में हम ये ले रहे हैं कि स्प्रिंग जो दोनों मास है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं।
सो ये मास इस डायरेक्शन में और ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, जो कि दोनों ही ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। मान लेते हैं ये x1 मूव करता है और ये x2 मूव करता है। तो x1 के मोशन की वजह से, इस मास के x1 डिस्टेंस तक मोशन की वजह से भी ये स्ट्रेच होगी स्प्रिंग, और x2 की वजह से भी ये स्ट्रेच ही होगी। तो ओवरऑल जो स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी वो दोनों के ही वजह से स्टोर होगी, और स्प्रिंग इतने डिस्टेंस से स्ट्रेच हो जाएगी टोटल। सो जो स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी v, वो हाफ k, और ये टोटल डिस्टेंस के स्क्वायर के बराबर। यहाँ हमने स्क्वायर क्यों किया है? क्योंकि दोनों ही डायरेक्शन में स्ट्रेच होने की वजह से पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई है। दूसरा ये भी हो सकता है कि स्प्रिंग ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं बट स्ट्रेच होने की वजह कंप्रेस हो रहे हो, तब भी बात वही है, इधर से भी वो कंप्रेस ही हो रही है और इधर से भी कंप्रेस हो रही है। तो टोटल x1 प्लस x2 डिस्प्लेसमेंट की वजह से वो कंप्रेस हुई है, तब भी पोटेंशियल एनर्जी इतनी ही रहेगी। लेकिन एक सिचुएशन ये भी हो सकती है कि दोनों मासेस सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, एक x1 डिस्टेंस है और दूसरा x2 डिस्टेंस है, तब कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी? नाउ x1 की वजह से तो स्प्रिंग कंप्रेस हो रही है क्योंकि ये स्प्रिंग के नजदीक जा रहा है, लेकिन x2 की वजह से ये स्ट्रेच हो रही है। तो ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? दोनों के नेगेटिव के इक्वल, डिफरेंस के इक्वल। सो v इक्वल्स टू 1/2 k x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। जरूर नहीं आप x2 माइनस x1 कर दे, तब भी बात वही होगी क्योंकि अल्टीमेटली हमें स्क्वायर लेना है। सो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी हाफ के x1 माइनस x2। इसमें भी दूसरा केस हो सकता है कि ये इधर आ रही हो तो ये भी इधर आ रही हो, सेम डायरेक्शन हो। अब इस केस में इस मास की वजह से तो ये कंप्रेस हो रही है, लेकिन इस मास की वजह से स्ट्रेच हो रही है, तो तब भी पोटेंशियल एनर्जी इतनी ही रहेगी। तो जब भी हम एक स्प्रिंग मास सिस्टम की बात करते हैं तो हमेशा ही जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो इस फॉर्म में लिखी होंगी, या तो इस फॉर्म में होगी या फिर इस फॉर्म में होगी या फिर इस फॉर्म में होगी। हमें उसी के अकॉर्डिंग पोटेंशियल एनर्जी को लिखना होगा। इसे नोट कर लें। इसके बाद बात करते हैं किसी ग्रेविटेशनल इफेक्ट में, किसी ग्रेविटी में अगर पार्टिकल मूव कर रहा हो तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। ड्यू टू ग्रेविटी, ये अर्थ है और कोई पार्टिकल अर्थ के सरफेस से h हाइट पे है। पार्टिकल का मास m है और अर्थ का ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g होता है, हमें पता है। हमें बताना है कि जब ये पार्टिकल m अर्थ पर नीचे की तरफ गिर रहा हो या ऊपर की तरफ जा रहा हो तो कितनी पोटेंशियल एनर्जी इसमें स्टोर होगी। इस तरह के सिस्टम में एक बात का हमेशा ध्यान रखें जब आप ग्रेविटी के अंडर पार्टिकल को मूव करवा रहे हो कि आपने रेफरेंस पॉइंट कहाँ लिया है, आप किस रेफरेंस पॉइंट से पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। इस पर्टिकुलर केस में हम रेफरेंस पॉइंट यहाँ ले रहे हैं। नाउ सिंपल सा रूल ये है कि इफ पार्टिकल is moving above reference point, then potential energy will be positive. सो रेफरेंस पॉइंट को डिफाइन करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप रेफरेंस पॉइंट यहाँ ले रहे हैं, और यहाँ लेना भी चाहिए क्योंकि यहाँ लेना आपके लिए सबसे इजी रहेगा, कैलकुलेशन इजी रहेगी। तो जब आप रेफरेंस पॉइंट को अर्थ के सरफेस पे लेंगे तो जाहिर सी बात है आपका रेफरेंस पॉइंट अर्थ के सरफेस पे है तो पार्टिकल हमेशा सरफेस के ऊपर ही मूव कर रहा होगा, कभी सरफेस के अंदर तो जाएगा नहीं। तो सरफेस के ऊपर मूव कर रहा होगा तो हमेशा ही जो पोटेंशियल एनर्जी है वो पॉजिटिव होगी। और कितनी होगी? mgh के इक्वल, जहाँ m पार्टिकल का मास होगा, g ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है और h वो हाइट है जहाँ तक वो मूव किया है। लेकिन अगर रेफरेंस पॉइंट के नीचे पार्टिकल मूव कर रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होगी। कैसे? इसे समझने के लिए हम एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं पुली का।
ये एक मास पुली सिस्टम है जिसमें एक पुली से दो मासेस को हैंग किया गया है, M1 और M2। इस केस में रेफरेंस पॉइंट हम पुली के सेंटर पे ले रहे हैं। अब यहाँ पर हमने यहाँ क्यों लिया है, क्योंकि जाहिर सी बात है अर्थ का सरफेस कहीं नीचे होगा और ये दोनों ही मासेस अर्थ के सरफेस से अलग अलग हाइट पे हैं। तो ये डिस्टेंस कैलकुलेट करने से बेहतर है कि हम यहाँ से डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, जो कि आपको ईजी पड़ेगा कैलकुलेशन के लिए। तो अगर रेफरेंस पॉइंट हम यहाँ लें और ये मान लेते हैं H1 हाइट डिस्टेंस ट्रेवल करता है और ये H2 हाइट डिस्टेंस ट्रेवल करता है इस सेंटर पॉइंट से, तो चूंकि रेफरेंस पॉइंट के नीचे ही दोनों पार्टिकल मूव कर रहे हैं तो इसके लिए जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो नेगेटिव होगी। सो सेकंड केस है ये है कि अगर इफ पार्टिकल इज मूविंग बिलो रेफरेंस पॉइंट देन पोटेंशियल एनर्जी विल बी नेगेटिव, और इस केस में इसके लिए पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी -m1GH1 और इसके लिए पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी -m2GH। तो इस तरह से दोनों के लिए पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव रहेगी। तो जब भी आप किसी सिस्टम के लिए पोटेंशियल एनर्जी लिख रहे हो तो इस बात का खास ध्यान रखें कि आपने रेफरेंस पॉइंट कहाँ लिया है। अगर पार्टिकल आपके द्वारा लिए गए रेफरेंस पॉइंट के ऊपर मूव कर रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होगी, और अगर नीचे मूव कर रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होगी। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। अब हम जान चुके हैं कि एक लैग्रैंजियन में जो काइनेटिक एनर्जी T है और जो पोटेंशियल एनर्जी V है वो सिस्टम टू सिस्टम और कोऑर्डिनेट सिस्टम टू कोऑर्डिनेट सिस्टम वेरी करेगी। एक बार T और V फाइंड आउट हो जाने के बाद हमें L मिल जाएगा और इस L की मदद से हम लैग्रांज इक्वेशन ऑफ मोशन फाइंड आउट कर सकते हैं। Lagrange equation of motion दिया जाता है d by dt del L over del QJ डॉट माइनस del L over del QJ इक्वल्स टू 0 से। ये Lagrange इक्वेशन ऑफ मोशन कहलाता है। इसे आइलर इक्वेशन ऑफ मोशन भी कहते हैं। आइलर-लैग्रांज इक्वेशन ऑफ मोशन। एक बात का ध्यान रखें कि ये जो लैग्रांज इक्वेशन ऑफ मोशन हमने लिखा है वो सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए लिखा है। फॉर कंजर्वेटिव सिस्टम, नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम में इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन होता है, वो हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए ये फॉर कंजर्वेटिव सिस्टम है। तो जब भी आप किसी कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए बात कर रहे हो और आपको उस सिस्टम का लैग्रैंजियन पता है L क्या होगा, तो उस L की मदद से आप उस सिस्टम के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन लिख सकते हैं इस इक्वेशन की हेल्प से। नाउ आगे बढ़ने से पहले हम इस इक्वेशन को थोड़ा समझ लेते हैं। देख, हमने अभी पढ़ा है कि जो लैग्रैंजियन L होता है वो T माइनस V होता है, जहाँ T काइनेटिक एनर्जी है और V पोटेंशियल एनर्जी है। क्या हो अगर इस इक्वेशन को मैं इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दूँ, तो ये हो जाएगा d ओवर dt डेल L ओवर डेल QJ डॉट, मतलब पहले T का डिफरेंशिएशन होगा और फिर V का, तो पहले T का करते हैं। ये हो जाएगा डेल T ओवर डेल QJ डॉट, फिर माइनस V का होगा, सो d ओवर dt डेल V ओवर डेल QJ डॉट माइनस डेल L ओवर डेल QJ, तो ये हो जाएगा डेल T ओवर डेल QJ, और एक माइनस ये है और दूसरा माइनस ये, तो ये प्लस हो जाएगा डेल V ओवर डेल QJ इक्वल्स टू 0। पोटेंशियल एनर्जी QJ डॉट का फंक्शन है और किसी भी मैकेनिकल सिस्टम के लिए पोटेंशियल एनर्जी वेलोसिटी का फंक्शन नहीं होती है। सो फॉर मैकेनिकल सिस्टम वेलोसिटी पोटेंशियल एनर्जी वेलोसिटी का फंक्शन नहीं होगी और ये टर्म 0 हो जाएगी। दिस टर्म विल बी 0 फॉर मैकेनिकल सिस्टम।
तो मैकेनिकल सिस्टम के लिए लैग्रांज इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगा, d/dt del t over del q j डॉट माइनस del t over del q j प्लस del v over del q j इक्वल्स टू 0। ये हालांकि हम लैग्रांज इक्वेशन ऑफ मोशन यही काम में लेंगे, ये सिर्फ हमने इसलिए बताया कि इन केस अगर क्वेश्चन में ये बोला जाता है कि एक मैकेनिकल सिस्टम के लिए इनमें से कौन सा लैग्रांज इक्वेशन ऑफ मोशन वैलिड है, और अगर ऑप्शन में ये मौजूद है तो ध्यान रखें कि ये भी वैलिड होगा। क्यों वैलिड होगा? क्योंकि एक मैकेनिकल सिस्टम के लिए पोटेंशियल कभी भी वेलोसिटी का फंक्शन नहीं होती है। सो उस केस में ये इक्वेशन भी वैलिड होगी। बट अपार्ट फ्रॉम मैकेनिकल सिस्टम किसी दूसरे तरह के सिस्टम में ये चीज़ फुलफिल नहीं होती है, उस केस में यही इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो वैलिड रहेगी। सो वापस से इस इक्वेशन पे आते हैं। इस इक्वेशन में L तो लैग्रांजियन है, Q और QJ डॉट, QJ जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स हैं। नाउ और QJ डॉट जनरलाइज्ड वेलोसिटी है, हम ऑलरेडी जान चुके हैं। बट ये जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट क्या है, और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? ऐसा नहीं है कि आप सभी तरह के सिस्टम को लैग्रांजियन इक्वेशन ऑफ मोशन की मदद से एक्सप्लेन कर सकते हो। कुछ सिस्टम ऐसे होते हैं जिस पर ये लैग्रांजियन इक्वेशन ऑफ मोशन वैलिड नहीं होती है, और उसको आपको पहचानना आना चाहिए, और वो तभी आप पहचान पाएंगे जब आपको ये पता हो कि आपने जो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट सेलेक्ट किए हैं वो सही है या नहीं। और ऐसा भी नहीं है कि किसी भी सिस्टम को आप किसी भी जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट से सॉल्व कर सकते हो। मेरा क्या कहने का मतलब है अभी बताता हूँ। सबसे पहले ये जानते हैं कि इसे जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट क्यों कहते हैं, सिंपल कोऑर्डिनेट क्यों नहीं कह रहे, क्योंकि एक्स वाई जेड को हम सिंपल कोऑर्डिनेट कह देते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। इस जनरलाइज्ड वर्ड का मतलब क्या है? स्टार्टिंग में मैंने आपसे कहा था कि लैग्रांजियन इक्वेशन ऑफ मोशन न्यूटन के इक्वेशन ऑफ मोशन का एक सब्स्टिट्यूट है, एक नया तरीका है उसी पार्टिकल या उसी सिस्टम को एक्सप्लेन करने का। ये कोई अलग तरह की फिजिक्स नहीं है, बल्कि सेम सिस्टम को एक्सप्लेन करने का दूसरा तरीका है। और इसे इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया था क्योंकि न्यूटन के इक्वेशन ऑफ मोशन कहीं ना कहीं जाकर लिमिटेड हो रहे थे, जो कि लैग्रांजियन इक्वेशन ऑफ मोशन में नहीं था। उसमें से एक लिमिटेशन ये है कि न्यूटन के जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए वैलिड है, लेकिन दूसरे तरह के कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए वैलिड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आप न्यूटन के इक्वेशन ऑफ मोशन एक्स वाई जी एक्सेस पे तो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आर थीटा फाई पे नहीं कर सकते। जबकि लैग्रांजियन इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो किसी भी तरह के कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए वैलिड है, चाहे वो एक्स वाई जेड से बना कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम हो या आर थीटा फाई से बना हुआ स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम हो। तो चूंकि ये सभी तरह के कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए वैलिड है, इसलिए इसे जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट कहते हैं, क्योंकि ये पूरी तरह से जनरलाइज्ड है। ये इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि कोऑर्डिनेट कैसा है, सबके लिए ये वैलिड रहेगा। दूसरी बात कि न्यूटन के जो इक्वेशन ऑफ मोशंस थे वो सिर्फ और सिर्फ इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए वैलिड होते हैं, लेकिन लैग्रांजियन इक्वेशन ऑफ मोशन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के साथ साथ नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए भी इक्वली वैलिड होते हैं। और ये जो कोऑर्डिनेट हम काम में लेते हैं ये दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस में वैलिड होते हैं। अपने इस जनरलाइज नेचर की वजह से इसे जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट कहा गया है। तो जब भी आप किसी सिस्टम के लिए कोऑर्डिनेट डिसाइड करते हैं कि कौन कौन से कोऑर्डिनेट हमें काम में लेने हैं, तो वो कोऑर्डिनेट पूरी तरह से जनरलाइज्ड होने चाहिए, तभी वो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट कहलाएंगे। और जनरलाइज्ड होने के लिए 4 प्रॉपर्टीज हैं जो एक कोऑर्डिनेट को फुलफिल करना चाहिए। उसमें से फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि सिस्टम जो कोऑर्डिनेट है नॉट नेसेसरली कार्टेशियन। यह भी हमने समझ लिया कि जरूरी नहीं है वो कार्टेशियन ही हो, किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम का कोऑर्डिनेट हो सकता है। दूसरा, नॉट इवन इनर्शियल हो, ये भी जरूरी नहीं है। तीसरा है कि मस्ट बी इंडिपेंडेंट एंड कंप्लीट। इसका मतलब क्या होता है अभी हम जानेंगे। और फोर्थ है मस्ट बी
होलोनोमिक। नाउ व्हाट डज दिस मीन? फर्स्ट दो की मीनिंग आप समझ चुके हैं, तीसरे की बात करते हैं कि मस्ट बी इंडिपेंडेंट एंड कंप्लीट। दो हटा देता हूं, हमें इन दोनों का मतलब जानना है कि मस्ट बी इंडिपेंडेंट और कंप्लीट का क्या मतलब है। एक सिस्टम को डिस्क्राइब करने के लिए आपको नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ेगी। 2 कोऑर्डिनेट भी काम में आ सकते हैं, 4 कोऑर्डिनेट भी काम में आ सकते हैं, वो सिस्टम टू सिस्टम वेरी कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लेते हैं कि किसी सिस्टम को डिस्क्राइब करने के लिए 4 कोऑर्डिनेट की जरूरत है। अगर आप उन 4 कोऑर्डिनेट में से 3 कोऑर्डिनेट को फिक्स कर दें, तब भी अगर चौथा कोऑर्डिनेट इंडिपेंडेंट रहता है तो उन जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट को इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट कहते हैं। इसके अलावा अगर कोऑर्डिनेट्स अपने पूरे रेंज में मोशन करने के लिए फ्री हैं तो ही वो कोऑर्डिनेट्स कंप्लीट कहलाते हैं। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। ये एक डबल पेंडुलम है। ये m1 मास, ये m2 मास, ये इसकी लेंथ L1 है, इसकी लेंथ L2 है। आपको इस सिस्टम को डिस्क्राइब करना है, इसके इक्वेशन ऑफ मोशन बताने हैं, तो कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ेगी। मान लेते हैं हम इसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम से सॉल्व करते हैं, तो कितने कोऑर्डिनेट की हमें जरूरत पड़ेगी? 2 कोऑर्डिनेट इस मास के लिए, मान लेते हैं x1 और y1, और 2 कोऑर्डिनेट इस मास के लिए x2 और y2। ठीक है, तो हमने 4 कोऑर्डिनेट काम में लिए हैं इस डबल पेंडुलम को के मोशन को एक्सप्लेन करने के लिए। नाउ सिस्टम के कोऑर्डिनेट्स जो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट हमने लिए हैं वो इंडिपेंडेंट कहलाएंगे अगर इन 4 में से किन्हीं 3 को फिक्स कर दिया जाए, तब भी चौथा कोऑर्डिनेट इंडिपेंडेंट रहे। करके देखते हैं। 4 में से 3 तो छोड़िए, हम 2 ही फिक्स करते हैं। x1 और x2 को हम फिक्स कर देते हैं कि इनकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। अगर आपने x1 और x2 चेंज कर दिया तो ऑटोमेटिकली y1 और y2 भी फिक्स हो जाएगा, क्योंकि अगर ये x एक्सेस है और ये y एक्सेस है, और अगर आपने m1 की x पोजीशन को फिक्स कर दिया है कि ये इस वैल्यू से आगे शिफ्ट नहीं करेगा, ना राइट में जाएगा ना लेफ्ट में जाएगा, तो y की वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। y की वैल्यू ऊपर या नीचे नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि अगर आप y को चेंज करके मास को यहाँ लेके आएंगे तो इसकी लेंथ चेंज हो जाएगी। अब ये L1 लेंथ नहीं बचेगी, और हम जानते हैं कि पेंडुलम में जो स्ट्रिंग की लेंथ होती है वो कांस्टेंट होती है, वो अनस्ट्रेचेबल होती है। सो ये लेंथ चेंज नहीं हो सकती है। दैट मीन्स x1 के फिक्स होते ही y1 अपने आप फिक्स हो जाएगा। सिमिलरली x2 को फिक्स करते ही y2 भी फिक्स हो जाएगा। तो 4 में से 3 तो छोड़िए, आपने सिर्फ 2 कोऑर्डिनेट को फिक्स किया है और ऑटोमेटिकली बाकी के 2 फिक्स हो गए, वो इंडिपेंडेंट नहीं बचे। दैट मीन्स कि एक डबल पेंडुलम के लिए अगर आप ये कोऑर्डिनेट काम में ले रहे हैं उसके लैग्रांजियन इक्वेशन ऑफ मोशन को सॉल्व करने के लिए, तो ये नहीं ले सकते, क्योंकि ये जनरलाइज्ड नहीं कहलाएंगे, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट ही नहीं है। तो फिर कौन से कोऑर्डिनेट काम में लें? तो इस सिस्टम को सॉल्व करने के लिए आपको जो कोऑर्डिनेट काम में लेना होगा वो होगा φ1 और φ2। ये वो एंगल है जिस एंगल से ये रोटेट हो रहे हैं। अब यहाँ पर क्या ये इंडिपेंडेंट है? आप φ1 को फिक्स कर दीजिए, अभी भी φ2 इस पॉइंट के अबाउट में ये बॉब कंप्लीट रोटेशन कर सकता है। या आप φ2 को फिक्स कर देते हैं तो ये पूरा सिस्टम यहाँ तक फिक्स हो जाएगा, बट अभी भी ये सिस्टम तो पूरा रोटेट कर सकता है। तो एक कोऑर्डिनेट को फिक्स करने पर भी दूसरे कोऑर्डिनेट पर कोई फर्क नहीं पड़ा है। सो φ1 और φ2 इसके जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट हैं। इसका मतलब ये भी है कि एक डबल पेंडुलम का जब आप इक्वेशन ऑफ मोशन कैलकुलेट करेंगे तो जो आप कोऑर्डिनेट काम में लेंगे वो φ1 φ2 होगा, ना कि x1 y1 या x2 y2। कंप्लीट होने का मतलब है कि अपनी पूरी वैल्यू के लिए वो इंडिपेंडेंट होने चाहिए, जैसा कि φ1 φ2 है। सो डेफिनेशन अगर आप लिखना चाहें तो किसी कोऑर्डिनेट के इंडिपेंडेंट होने का मतलब है कि when you fix all but one coordinate
still have a continuous range of movement in the free space। सभी में से सिर्फ एक को छोड़ के बाकी सबको अगर आप फिक्स कर देते हैं तब भी जो बचा हुआ कोऑर्डिनेट है उसका फ्री स्पेस में कॉन्टिन्यूअस मूवमेंट रहना चाहिए। और कंप्लीट होने का मतलब है कि कैपेबल ऑफ लोकेटिंग all parts of the system at all time। So जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट इंडिपेंडेंट होने चाहिए और कंप्लीट होना चाहिए, ये इसकी थर्ड प्रॉपर्टी थी। फोर्थ प्रॉपर्टी की बात करें तो सिस्टम के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हॉलोनोमिक होने चाहिए। नाउ हॉलोनोमिक होने का क्या मतलब है, हमने पिछले क्लास में ही डिग्री ऑफ फ्रीडम पढ़ा था। इस डबल पेंडुलम की कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम है, हमने पढ़ा था कि एक डबल पेंडुलम के 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं, एक ये φ1 और दूसरा ये φ2। क्यों? क्योंकि सिर्फ ये 2 एंगल ही सफिशिएंट है इसके मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए। अब अगर कुछ देर के लिए हम ये मान लें कि हम φ1 φ2 कोऑर्डिनेट नहीं लेकर x1 y1 और x2 y2 ही लेते हैं तो क्या होगा, किसी भी सिस्टम के कोऑर्डिनेट्स के हॉलोनोमिक होने के लिए जरूरी है कि उस सिस्टम को डिफाइन करने के लिए जितने नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम चाहिए उतने ही नंबर ऑफ जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट भी हो। सिस्टम का डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 है, लेकिन हमने अगर x1 y1 और x2 y2 कोऑर्डिनेट काम में लिए तो कोऑर्डिनेट 4 हो गए। दैट मीन्स वो फिर हॉलोनोमिक नहीं रह पाएगा। तो हॉलोनोमिक कब रहेगा, जब हम कोऑर्डिनेट φ1 और φ2 लेंगे। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 है और कोऑर्डिनेट भी हमने 2 लिए हैं, तो वो सिस्टम हॉलोनोमिक कहलाएगा। सो फोर्थ प्रॉपर्टी है हॉलोनोमिक होने का मतलब है कि नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स needed to describe motion। So, जब भी आप किसी सिस्टम के लिए लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन सॉल्व करने जाएंगे तो सबसे पहले ज़रूरी है कि आप उस सिस्टम के बारे में अच्छी तरह से जानते हो, आपको कौन से कोऑर्डिनेट सिस्टम काम में लेना है, कौन से डिग्री जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट काम में लेने हैं, उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, तभी आप उस सिस्टम का लैग्रेंजियन लिख पाएंगे और उसी लैग्रेंजियन की मदद से लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन को सॉल्व कर पाएंगे। हालांकि इस बात की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि क्वेश्चन में हम एग्ज़ाम में जब क्वेश्चन सॉल्व करने बैठेंगे तो इतनी सारा प्रोसेस कैसे कर पाएंगे। आपको ये सारी चीज़ें चेक करने की ज़रूरत भी नहीं है कि वो जनरलाइज कोऑर्डिनेट है या नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें जो कोऑर्डिनेट्स आपको काम में लेने होते हैं वो ऑलरेडी जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स ही होते हैं। बट ये चीज़ें मालूम होनी चाहिए, क्योंकि इंटरव्यू में अगर आपको इंटरव्यूअर ने किसी सिस्टम के लिए जनरलाइज कोऑर्डिनेट लिखने को बोल दिया, मान लीजिए आपको यही दे दिया कि एक पेंडुलम के लिए लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन सॉल्व कीजिए, और आप आर और थीटा लेकर इसे सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि थीटा इसका जनरलाइज कोऑर्डिनेट है और थीटा से ही ये सॉल्व होगा। और उसने क्रॉस क्वेश्चन में ये पूछ लिया कि आप आर और थीटा से इसे क्यों सॉल्व कर रहे हैं, आप इसकी वजह इसको एक्स और वाई से सॉल्व कीजिए, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से सॉल्व कीजिए। तो आपको पता है कि वो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो सिस्टम का जनरलाइज कोऑर्डिनेट ही नहीं है। सो ये चीज़ बैकग्राउंड है जनरलाइज लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए, जो कि बहुत ज़रूरी भी है। इसी की मदद से एक्चुअल में आप किसी सिस्टम को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे कि वो सिस्टम किस तरह से काम करेगा, उसके लिए इक्वेशन ऑफ मोशन क्या आएगी, और तभी आप लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन या लैग्रेंज फॉर्मलिज्म के असली पावर को समझ पाएंगे कि क्यों ये न्यूटोनियन मैकेनिज्म के कंपैरिजन में किसी सिस्टम की स्टडी में बहुत ही ईजी है। सो अब हम इस लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन की मदद से कुछ अलग अलग तरह के सिस्टम के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं।